नमस्कार, सुप्रभात। मैं सतन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोला बाजार। आज हम सभी लोग बेबी हालदार जी द्वारा लिखित आलो आधारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से बेबी हालदार जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जीवन में परिस्थितियाँ एक समान नहीं होती हैं। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस, धैर्य, धीरज इत्यादि का प्रयोग करते हुए उसे अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी आई हुई परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और इस तरह से समय के साथ ही साथ परिस्थितियाँ भी बनती बिगड़ती रहती हैं और इस तरह से परिस्थितियाँ कभी कभी जीवन में आ जाती हैं कि हमें उस कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को अपने साहस के, धैर्य को या अपनी आत्मबल या आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता होती है। बेबी हालदार जी ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि विषम परिस्थितियाँ ही व्यक्ति को और ज़्यादा सोचने के लिए प्रगाढ़ या और चिंतन शैली उसकी और ज़्यादा विकसित होती है। वह विषम परिस्थितियों में होती है, न कि अनुकूल परिस्थितियों में। विषम परिस्थितियों में व्यक्ति नए नए समस्याओं से निकलने का कोई न कोई मार्ग ढूंढता है तो उसकी चिंतन शैली बढ़ जाती है और इस तरह से उसके अंदर उस साहस का भी विकास होता है। बेबी हालदार जी जो तातुस के प्रभाव से पढ़ने के साथ साथ लिखना भी शुरू कर देती हैं। अब उनके लिए समस्या यह थी कि हम क्या लिखें, तो तातुस ने कहा कि लिखने तो कुछ भी लिख सकती हो, लेकिन तुम अपने जीवन के समस्याओं को, अपने जीवन के सभी जो पारिवारिक जो जीवन था, जो बड़े होने के बाद किस प्रकार से जीवन था, उन सभी जीवन के जो जीवन शैली है उसको आप लिख सकती हैं। तो बेबी हालदार जी ने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में लिखने का प्रयास करती हैं कि किस प्रकार से उनका बचपन था, किस तरह से उनका विवाह हुआ, किस तरह से उनके 2-3 बच्चे होने के बाद उनके पति के द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया और पति के छोड़ दिए जाने के बाद किस तरह से समाज के लोगों ने उनके इस सामाजिक लोगों ने किस तरह से उनके ऊपर व्यंग किए, छीटाकशी किए, किस तरह से उनका शोषण किए। जहाँ वहाँ काम करने जाती थी किस तरह से लोग उन्हें वासना भरी नज़रों से देखते थे और किस तरह से जो उस समय के उनके आस पड़ोस के जो नवयुवक थे, जब उनको यह पता चल जाता था बेबी हालदार अकेली रहती हैं तो किसी न किसी बहाने उनके घर भी आ जाते थे। कभी पानी पीने के बहाने, कभी कुछ मांगने के बहाने। तो इस तरह से बेबी हालदार जी ने इस सब को भी बड़े मार्मिक ढंग से अपने इस आलो आधारी नामक शीर्षक के माध्यम से लिखने का प्रयास करती हैं। आइए देखा जाए किस तरह से बेबी हालदार लिखना शुरू करते हैं और तातु सबके जो बंधु हैं जो कलकत्ता और दिल्ली में रहते हैं उनके पास वह पत्रों को भेज देते हैं और इस तरह से वह लोग उनके धीरे धीरे पत्रों के को प्रकाशित करवाते हैं और इस तरह से, क्योंकि बांग्ला भाषा में लिखा जाने वाला ये समझिए कि एक आत्म परिचय था, ये आत्म कहानी थी, धीरे धीरे काफ़ी लोकप्रिय होती गई और इसकी कई प्रतियाँ प्रकाशित होती गई। देखिए आई जेठू और तातुस के जो एक बंधु हैं जो उनसे 1 साल बड़े हैं, वो अभी अपना पत्र भेजते हैं, कहते हैं बेबी आपका पत्र मुझे मिला और बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं शर्मिंदा इस बात का हूँ कि मैं आपके पत्रों का जो जवाब है मैं आपको बंगाली भाषा में नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र तातुस की उम्र से भी 1 साल ज़्यादा है। मुझे इच्छा तो होती है कि बंगाली लिपि को सीखूं, लेकिन इस उम्र में संभव नहीं है कि मैं बंगाली लिपि को सीख सकूं। और इस तरह से हम देखते हैं जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। जेठू मेरा उत्साह दिन पर दिन बढ़ाते थे। अकेले जेठू ऐसा करते हो यह बात नहीं थी, और कई लोग मेरा मिलजुल कर उत्साह बढ़ाते थे। दिल्ली में जेठू और तातुस के एक बंधु रमेश बाबू थे। एक रमेश बाबू भी थे जो दिल्ली में रहते थे। मैं जो लिखती वह सब तातुस ने फ़ोन पर सुनाते। मैं जो भी लिखती थी तातुस उसे फ़ोन पर पढ़ के सुनाते थे।
एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वो मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा। एक दिन फ़ोन करके वह बोले, और फ़ोन करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो बेबी, यह जो तुमने लिखा है यह मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा। एन फ्रैंक की डायरी की तरह, शायद ये एन फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, एन फ्रैंक कौन है? तातुस ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकाल के उसमें से एक डायरी के कुछ अंश पढ़ के सुनाए। फिर मैंने एन फ्रैंक के बारे में जानने का प्रयास किया कि तो तातुस किताब निकाले, डायरी निकाले और उसके बाद पढ़ के सुनाए कि एन फ्रैंक कौन है। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई, अर्थात उस लड़की की जो पीड़ा है उस पीड़ा को सुनने के बाद मुझे बहुत संवेदना हुई उसके प्रति। शर्मिला दी शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। शर्मिला दी कौन है? यह भी मेरी उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस की थी। कहती हैं बेबी हल्दा, शर्मिला दी मेरी ही उम्र की थी। वह जेठी की बंधु थी। वह कोलकाता में ही पढ़ाती थी। इस तरह से उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वो मुझसे कितना स्नेह करती। इतनी मतलब उत्साहवर्धन के रूप में वो अपनी चिट्ठियाँ लिखती थी। इससे प्रतीत होता था कि वो मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसे स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती स्नेह तो मुझे ज़्यादा किसी से नहीं मिला, अपने परिवार वालों से, लेकिन बाहर के लोगों से इतना स्नेह मिला कि मैं सोचने के लिए विवश हो जाती थी। मैं सोचती कि सचमुच में इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। मैं कभी शर्मिला दी को देखा भी नहीं था। उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर बार बार इच्छा होती उनके साथ बातें करूं, और उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर मुझे इच्छा होती कि उनके साथ मैं बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं, और इस तरह से यह सब काम मैं करना चाहती थी। उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? उनसे यह भी पूछूं कि हम दोनों एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, कभी हम दोनों मिल सकेंगे या नहीं। मिलने पर मैं उन्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? एक दिन घर में एक अलमारी के नीचे पूछते समय मैंने वहाँ एक फ़ोटो एल्बम देखा। एक दिन मैं अलमारी के नीचे सफाई कर रही थी और सफाई करने के दौरान मुझे वहाँ पर एक फ़ोटो का एल्बम मिला। फिर मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थीं। कुछ अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में जेठू थे, एक तस्वीर में हमारे जेठू थे। उनकी एक तरफ शर्मिला दी थी और दूसरी तरफ अर्जुन दा थे। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। एक और तस्वीर में हमने देखा कि जेठू के पास शर्मिला दी बैठी हैं, सुखदीप दा भी बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी की को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था। मेरे पास उनको तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी, उन्हें मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। अब मेरे अंदर उनको देखने की बड़ी इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज़ काट के रख देती। और इस तरह से शर्मिला दी जब भी मुझे चिट्ठियाँ लिखती तो मुझे जवाब देने के लिए सादे कागज़ काट के भी उसमें क्या करती, रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी, वह भी एक लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी। पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। हमेशा पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों का हालचाल पूछती रहती थी। मेरे बच्चों से भी उनके प्रति काफ़ी स्नेह था, हमेशा उसकी हालचाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं सोचती थी कहाँ वह इतनी पढ़ी लिखी और उनके सामने मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते वह शायद मिलने पर न हो।
हम चिट्ठियों की गहराइयों से अपने अंतर्मन की इतनी बातें करते हैं, शायद मिलने से उतनी बातें नहीं हो पाती। फिर सोचते कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। फिर हम सोचते थे मिल जाएंगे और ज़्यादा हम बात करेंगे। मेरा उत्साह बढ़ाने वाले में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। कहते हैं मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जेठू के एक बंधु थे जिनका नाम आनंद था। जेठू घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा। जेठू घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं। कहते हैं कि जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना को शब्दों के माध्यम से सबके सामने रखना यह बहुत बड़ा काम है। सभी लोग रख नहीं पाते हैं, अपने जीवन के यथार्थ को लोग छिपा लेते हैं। लेकिन आपने जिस बारीकी से और मार्मिक शब्दों के माध्यम से अपने जीवन में घटित सभी घटनाओं को जिस ढंग से आपने शब्दों के रूप में हमारे सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, वह काफ़ी सराहनीय है और वह काफ़ी अतुलनीय है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। आप जिस तरह से लिख रही हैं, यह आपका एक अच्छा प्रयास है। इस प्रयास को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। कहते हैं कि अभ्यास और कोशिश से यह संभव है कि आप कुछ मुझे असाधारण सा दे सकती हैं, अर्थात ऐसा कुछ लिख सकती हैं जिससे समाज के लोगों के लिए वह प्रेरणा साबित हो जाए और समाज के लोग उसको जीवन में उतार लें। नारी अत्याचार जैसा होता है समाज में, असुविधा, नारियों की असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें। और जिस तरह समाज में नारी पर अत्याचार होते हैं, उनके लिए असुविधाएं होती हैं, दुर्दशा होता है, उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। नारी समाज जिस तरह से आज काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ है, उन समस्याओं से निकालने का प्रयास करें और उनके बारे में इस विषय पर भी कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करें। इस चिट्ठी के साथ आनंद आर्थिक चेष्टा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था और इस तरह से आनंद बाबू भी अपना एक लेख भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। उनकी लेखनी को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लिखे क्या थे, वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो, ऐसी बात नहीं थी। उनकी पूरी लेखनी मेरी समझ में नहीं आई थी, फिर भी अच्छा लगा था। मेरे कहने पर तापस ने वह मुझे समझाया था, वह मुझे पढ़ के समझाए थे। फिर वह कुछ दिमाग में घुसा, कुछ नहीं घुसा। फिर भी आनंद की कुछ चीज़ें मुझे दिमाग में घुसी, कुछ नहीं घुसी। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने के साहस दिलाने के बाद मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं, कि ठीक से मैं कुछ लिख पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी और इस तरह से मैं सोचने लगी कि मैं इतने लोगों के संगत में कुछ लिख पाऊंगी कि नहीं। एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ गए और इस तरह से मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं खिड़कियों से देखा कोई व्यक्ति साइकिल से उतर रहा है। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। घंटी बजने के बाद काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? फिर बाबा पूछे, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपको शरीर का यह हाल कैसे हो गया? आप इतने अस्वस्थ कैसे हो गए? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक हैं, स्कूल गए हैं, सब स्कूल गए हैं। मैं ताश के पास दौड़ी गई और बताया
कि मेरे बाबा आए हैं। तासुर बोले उन्हें घर में बिठाओ। जब मैंने उनसे कहा मेरे बाबा आए तो उन्होंने कहा घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा चाय बनाऊं। फिर उनसे पूछा मैंने चाय बनाऊं। वह बोले नहीं रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बना कर उन्हें दिया। एक गिलास शरबत बनाए उन्हें दे दिया। गिलास हाथ में लिए और बोले तू भी थोड़ा ले बेटा। शरबत हाथ में लेते हुए हमारे बाबा बोले थोड़ा तू भी ले ले बेटा। मैंने कहा नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। वह बोले ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। मैंने सोचा करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं, 2 वर्ष हो गए, वो याद क्यों नहीं करेगी। और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाए कि मैं अब वहाँ नहीं, सब भोगने को तैयार नहीं, और इस तरह से वही झगड़े फिर शुरू हो जाए। फिर मैं वह सब चीज़ें फिर से खड़ी नहीं करना चाहती हूँ। ज़मीन जायदाद इक़्तिदार के जो बंटवारे के झगड़े हैं, यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं। यहाँ आकर मैं यह समझ चुकी हूँ, आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे कोई भी जीव हो, सभी लोग अपने ही पेट की चिंता करते हैं और एक ही जैसा खटते और कमाते हैं। सभी लोगों के पेट की अर्थात जीविका को चलाने के लिए कोई न कोई काम धंधे हैं। चाहे व्यक्ति लोगों के घरों में काम करे या व्यक्ति व्यापार का काम करे, चाहे वह किसान के कुल में काम करे, चाहे वह गाने बजाने वाला हो, चाहे वह चोर हो, चाहे चाकरी अर्थात नौकरी करने वाला हो, चाहे वह जादूगर हो, चाहे लोग पढ़ते हैं, चाहे किसी प्रकार के ऊँचे ऊँचे पर्वतों को भी चढ़ते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है, वो अपनी जीविका को चलाएं, अपनी जीविका के लिए किसी न किसी पर काम करते हैं। तब शायद मुझे इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता, शायद मुझे इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इस तरह से आप देखेंगे कि बेबी हवलदार यह बताने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से जो पारिवारिक जो आजकल की सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, वह इस बात के हैं जमीन जायदाद बंटवारे को लेकर। लोग जो मानव के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम को लोगों ने खेती बाड़ी जायदाद इत्यादि के नाम पर क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। और आज मानव जमीन जायदाद खेल खलियान अचल संपत्तियों के नाम पर एक दूसरे से आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और इस तरह से बेबी हवलदार यह बताने का प्रयास करती है।